इसके पहले हमने फाइलम मोलस्का कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो सबसे पहले कुछ जनरल फीचर्स बात कर लेते हैं जो कि कॉमन है बिटवीन एकाइनोडर्म, इसके अलावा एकाइनोडर्म के बाद हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इन तीनों में क्या कॉमन फीचर्स हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, ये तीनों के तीनों में जो कॉमन फीचर्स हैं वो सबसे पहला है कि ये तीनों के तीनों ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एनस पहले फॉर्म होता है और फिर माउथ का फॉर्मेशन होता है, और ये ड्यूटेरोस्टोमेट होना एक एडवांस फीचर है। ठीक है, ये एक एडवांस फीचर होता है। दो तरीके का मैंने बात की थी कि अगर ब्लास्टोपोर से सबसे पहले अगर माउथ बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट, और अगर एनस बन रहा है तो उसे बोलते थे ड्यूटेरोस्टोमेट। दूसरा है इनमें सिलोमेट। ये सिलोमेट तो होते ही हैं लेकिन इनमें एंटेरोसील प्रेजेंट होता है। देखो, जो जितने भी सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एंटेरोसिलोमेट और एक होते हैं शाइजोसिलोमेट। ठीक है, तो एंटेरोसिलोमेट होना ये एक एडवांस फीचर होता है जो कि इनमें पाया जाता है। अब ये एंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट क्या होता है ये मैं बताऊंगी इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, अब देखो एडवांस मैम वो फीचर सेकंड वाला क्या है? शाइजो, साइजो। SCHIZO। ओके। ठीक है, अब ये देखो ये क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जो भी होगा उसमें एक डिटेल तुम्हें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हुए मैं समझाऊंगी। अभी बस ये जानो कि दोनों के दोनों सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एंटेरो हो चाहे शाइजो हो, लेकिन एंटेरोसिलोमेट जो होता है ये एक एडवांस फीचर है। तो सबसे पहला एडवांस फीचर में क्या प्रेजेंट होता है इन तीनों में? ड्यूटेरोस्टोमेट और दूसरा सिलोमेट। अब देखो, जब तुम एकाइनोडर्म को पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इनमें बहुत प्रिमिटिव है, बहुत प्रिमिटिव। ठीक है, जैसे इनमें नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, इसमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट हमने तो पहले ही देख लिया था। इसके पहले पिछले वाले फाइलम्स में हमने ब्रेन का डेवलपमेंट देख लिया है। तब भी इतना प्रिमिटिव होने के बाद भी हम इसे इतना आगे, मतलब हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट से पहले क्यों रखे हैं? हमने इसे इतना प्रिमिटिव होने के बाद भी यहाँ रखा है इन दो एडवांस फीचर की वजह से, क्योंकि इनके पहले जितने भी फाइलम थे वो ड्यूटेरोस्टोमेट नहीं थे और वो एंटेरोसिलोमेट भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनमें ये दो फीचर्स पाए जाते हैं और ये दो फीचर्स जो होते हैं ये कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एकाइनोडर्म जो होते हैं वो कुछ हद तक एंसेस्ट्री शो करते हैं कॉर्डेट के साथ। ठीक है, बस इन दोनों फीचर्स की वजह से। अब सुनो, ये पॉइंट क्लियर है? अब हम स्लाइड देखेंगे। सबसे पहले अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जो एकाइनो जो मोलस्कन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी देखो, एकाइनोडर्म जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म। मोलस्कन्स सॉफ्ट बॉडी थे और ये होते हैं स्पाइनी बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इनमें जो लोकोमोशन होता है, यानी ये चलते कैसे हैं, तो ये चलते हैं बाय द मेथड ऑफ ट्यूब फीट। तो अब ट्यूब फीट क्या होता है ये देखेंगे हम। सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। अभी बस इतना याद रखो कि लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीट के माध्यम से होता है। ऑल एकाइनोडर्म्स आर मरीन। इसके पहले भी हमने बहुत सारे फाइलम्स देखे जिसमें कि एक्सक्लूसिवली मरीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिला था, जैसे कि टीनोफोरा हो गया, उसमें एक्सक्लूसिवली मरीन फीचर हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी जो फाइलम है इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, फिर देखो ये जनरली जो समुद्र की सतह होती है, यानी जो सी बॉटम होता है वहां पर ये रहते हैं और ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वे स्लो मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ एक डायग्राम था। ये इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो ये सारे स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहे हैं
ये वाइट कलर के इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, इसी को हम कहते हैं ट्यूब फीट। ठीक है, तो जब इसमें पानी भरता है, पानी कैसे भरता है, तो मैंने बताया था पहले क्लास में कि पॉरीफेरम्स में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी बस समझो, मैं ये फिर से समझाऊंगी। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू इन इन ट्यूब फीट्स में पानी इनफ्लो होता है। तो जब इसमें पानी भरता है, उसी तरीके से सोचो जैसे तुम होली के दिनों में बलून्स में पानी भर रहे हो, उसी तरीके से इन ट्यूब फीट्स में पानी भरता है और ये इस तरीके से चलने लगते हैं। ये देखो, ये ट्यूब फीट कुछ इधर प्रेजेंट होता है। ये मान लो स्टारफिश एक एकाइनोडर्म का मेंबर है, तो ये स्टारफिश का एक हाथ है या एक लिम्ब है, इस तरीके से ट्यूब फीट उसके लिम्ब के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कौन सी साइड पे, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से चैनल्स दिए हुए हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर जब पानी आता है, ठीक है, तो पानी यहाँ भी फिल होता है, यहाँ भी फिल होता है, इस तरीके से फिल होता है पानी, और फिर ये धीरे धीरे अपना लोकोमोशन इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। मैं इसे डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगी तुम्हें, अभी बस ये याद रखो। तो ये सेकंड स्लाइड हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड कौन सा था, फर्स्ट स्लाइड था ये वाला। ठीक है, तो लोकोमोशन जो है वो बहुत स्लो होता है और ट्यूब, कोई कुछ बोल रहा है, और ट्यूब फीड के मदद से होता है। उसके बाद देखो, ये थर्ड स्लाइड है। These organisms have an endoskeleton, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बस ये याद रखो कि इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑसाइकल्स का होता है। ठीक है, ये वाइट वाइट जो तुम्हें दिख रहे हैं निकलते हुए, इस वजह से हम इन्हें स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देखो ये स्पाइन्स की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए। क्यों इसमें ऐसा निकलता है, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है और इसीलिए इनका नाम होता है स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो तुम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करोगे वो बस और बस ये है कि एंडोस्केलेटन, कैलकेरियस एंड दे आर स्पाइनी स्किन्ड। ठीक है, 3 पॉइंट्स बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। अब आ जाओ इनकी सिमेट्री पर। सिमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर में बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो 2 तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये है, ये कौन सी सिमेट्री है, ये एक स्टारफिश है, इसमें कितने थीम्स में इसे डिवाइड किया गया, तो ये कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। ये रेडियल सिमेट्री है। तो इन केस ऑफ एडल्ट एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये लार्वा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ लार्वा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे आ सकता है कि सिमेट्री इन इकाइनोडर्म का लार्वा में क्या होती है और एडल्ट में क्या होती है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हुआ सिमेट्री के बारे में। अब आओ इसके बाद इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ऑर्गन बहुत पहले ही बन चुके थे। इसके पहले वाले फाइलम के पहले वाले फाइलम में भी हमने देखा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इनमें है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेकेंडली दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 जर्म लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है, एंड दे आर सिलोमेट। अब मैंने बताया कि सिलोमेट में भी कौन सा सिलोम प्रेजेंट होता है, इनमें एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, एंटेरोसिलोमेट होते हैं ये। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, शाइजो और एंटेरो। एंटेरो जो होते हैं वो एक एडवांस फीचर है, क्योंकि जितने भी हेमिकॉर्डेट हो गए, कॉर्डेट हो गए, उनमें एंटेरोसीन देखने को मिलता है, इस वजह से एक एडवांस फीचर होता है। तो एकाइनोडर्म में ये एक एडवांस फीचर देखने को मिलता है, इसीलिए हम एकाइनोडर्म को बोलते हैं कि ये एंसेस्टर्स माने जाते हैं हेमिकॉर्डेट के
या फिर कॉर्डेट कहते हैं, ठीक है। डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखना। मैम क्या बोलिए इसके देखो पहले आप? जो, हाँ क्या, तो इसके पहले आप बोली थी कुछ प्रिमिटिव फॉर्म, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो जो भी एकाइनोडर्म होते हैं उनमें बहुत सारे प्रिमिटिव फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है, लेकिन जैसे ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने कुछ फाइलम्स में देख रखा है कि ब्रेन तो आ चुकी थी, है ना, लेकिन इस फाइलम में प्रेजेंट नहीं है। तो कायदे से तो ये फाइलम बहुत पहले रखाना चाहिए, है ना, जहाँ पे ब्रेन नहीं बनी है वहां रखाना चाहिए, लेकिन हम इसे इतने बाद में क्यों रख रहे हैं, बल्कि इसमें इतनी सारी कमियां हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एडवांस फीचर पाए जाते हैं जो कि कॉर्डेट्स और हेमी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें एंसेस्टर बोलते हैं, और वो दो एडवांस फीचर होते हैं। सबसे पहला ये एंटेरोसिलोमेट होते हैं, और दूसरा दूसरा फीचर है कि ड्यूटेरोस्टियोम होते हैं, ड्यूटेरोस्टियोमेट। ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब क्या होता है कि इनमें सबसे पहले एनस का डेवलपमेंट होता है, बाद में माउथ का डेवलपमेंट होता है। तो सारे के सारे कॉर्डेट्स में ये दो फीचर्स पाए जाते हैं, और ये दो फीचर्स की वजह से, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है ठीक है, एक सेकंड। तो ये दो फीचर्स काफी ज्यादा एडवांस फीचर होने की वजह से हम इन्हें हेमी कॉर्डेट के जस्ट पहले वाले फाइलम में रखते हैं। समझ में आ गया? तो वही मैंने बोला कि सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, अभी तक मैंने यही बताया था कि सिलोमेट होते हैं ऑर्गेनिज्म। ये जानो कि सिलोमेट ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है शाइजोसिलोमेट और एक होता है एंटेरोसिलोमेट। तो ये शाइजो और एंटेरो क्या होता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसकी डिटेल के बारे में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अभी बस इतना जानो कि जो शाइजोसिलोमेट होता है वो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, ऑल्दो वो सिलोमेट होते हैं। एंटेरोसिलोमेट जो होता है ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अभी बस इतना याद करो। तो ये था, ओके, तो ये था कुछ जनरल फीचर्स। अब आ जाओ इनके बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं। ये दिख रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम क्या है, इसे हम कहते हैं पेडिसिलरी, ठीक है, पेडिसिलरी। कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट तुम जवाब दे पाओ, इसीलिए तुमको बस ये याद रखना है कि पेडिसिलरी प्रेजेंट होती है। अभी हम बताऊंगी क्या होती है, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो ये स्टारफिश का बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और ये स्टारफिश कहाँ प्रेजेंट है, सी के बॉटम पे, सी के बॉटम पे प्रेजेंट है। मैंने बताया था इकाइनोडर्म सी के बॉटम पे रहते हैं, तो वहाँ पे सैंड पार्टिकल्स भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर सैंड पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो अब इन्हें क्लीन करना है इस सैंड पार्टिकल को अपने बॉडी सरफेस से। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ऐसे ऐसे करके इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सैंड पार्टिकल इनके बॉडी पे आएगा तो ये स्ट्रक्चर जो होगा इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और उस सैंड पार्टिकल को हटा देगा, ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं पेडिसिलरी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, स्किन ऑफ एकाइनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइन्स, ये स्पाइन लाइक होते हैं, which is known as pedicellary and it helps to clean the skin। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, पेडिसिलरी अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि ये किस चीज में हेल्प करते हैं, तो ये क्लीनिंग ऑफ द स्किन में हेल्प करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुआ इनके बारे में जनरल फीचर्स का दूसरा स्लाइड, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। एक चौथा स्लाइड है, पांचवा स्लाइड है। अब देखो, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, माउथ अलग रहेगा और एनस अलग रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत सा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिया हुआ है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम में क्या पॉइंट्स मेंशन है। अगर तुम्हें कभी मन करे देखने को तुम देख सकते हो अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है,
इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार इनका एक मेंबर है, उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे कि किसमें इनकम्प्लीट देखने को मिलता है, लेकिन याद रख लो, ठीक है। और माउथ देखो, माउथ कहाँ पर है? वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है? जो साइड इसका सी बॉटम से फेस करेगा उस साइड पे माउथ प्रेजेंट होती है। यानी कि ये अगर स्टारफिश है, ठीक है, तो ये नीचे में जमीन होगी, तो माउथ इसका यहाँ, मतलब जो साइड नहीं दिख रहा है वहां पर प्रेजेंट होगा। और मैम फिर से हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए ना, आपका आवाज कट कट के आ रहा था। अच्छा अभी ठीक आ रहा है? यस मैम अभी आ रहा है। ओके, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है कंप्लीट, इनकम्प्लीट होती है इन केस ऑफ ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार इनके एक मेंबर होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे तुमसे कि किसमें इनकम्प्लीट देखने को मिलता है, लेकिन इन केस आ गया तो याद रख लो बस, ठीक है। फिर माउथ इनका लोअर यानी कि वेंट्रल साइड पे होता है, लोअर या वेंट्रल, यानी कि स्टारफिश जो है वो सी बॉटम पे है, तो माउथ जो होगा इसके वो सरफेस पे होगा, यानी इसके पीछे वाले सरफेस पे होगा जो दिख नहीं रहा है। और ये जो मैंने पिंक से बनाया है जो सी सरफेस है उससे उससे हटके है, उसके साथ चिपका हुआ नहीं है, तो वो डॉर्सल सरफेस हो जाएगा। और वहां पर प्रेजेंट होगा हमारा यानी इसका एनस। देखो यहाँ पर मार्क भी है एनस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है और एनस कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये था स्लाइड नंबर 6। अब इसके बाद दूसरे स्लाइड पे आओ। यहाँ पर देखो, पहले क्लास को याद करो, मैंने बताया था कि पॉरीफेरेंस के बारे में। पॉरीफेरेंस में क्या प्रेजेंट था? वाटर कैनाल सिस्टम। और उसी समय मैंने बहुत बार बोला था कि इकाइनोडर्म जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम आ चुका है। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स का डायग्राम फिर से दिया हुआ है। अगेन कोई जरूरत नहीं है डायग्राम देखने की, अगर तुम्हें अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम देख सकते हो, क्वेश्चन इस डायग्राम से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? इसका ही दूसरा नाम है एम्ब्यूलैटरल सिस्टम। ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ये डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अगर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट है, बिना सोचे इकाइनोडर्म आंसर होगा, ठीक है। अब जब वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स के बारे में पढ़िए कि ये किस क्यों प्रेजेंट है, किस चीज में हेल्प करती है, तो जानो कि ये हेल्प करती है लोकोमोशन में, ये हेल्प करती है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और तीसरा है रेस्पिरेशन में। यानी कि तीन चीजों में हेल्प करती है, एक लोकोमोशन, दूसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और तीसरा है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोकोमोशन समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर को अच्छे से देखना, इससे चीजें थोड़ी समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर एक मैड्रीपोराइट करके एक चीज लिखा हुआ है, तुम बस और बस ये याद रखना कि मैड्रीपोराइट एक स्ट्रक्चर है जिससे वाटर जो है वो अंदर आता है, ठीक है। मैड्रीपोराइट से ही पानी अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से ये लेके जाओगे, ठीक है, ये समझ के जाओ कि इससे मैड्रीपोराइट एक स्ट्रक्चर है जिससे पानी अंदर आता है। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जब पानी अंदर आया मैड्रीपोराइट के थ्रू, तो इस तरीके से एक गोल सा चैनल तुम्हें देखने को मिला। फिर उस गोल से चैनल से बहुत सारे रेडियल चैनल इस तरीके से जाते हुए तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या हुआ, जब पानी अंदर आएगा तो सबसे पहले वो इस गोल से चैनल में आएगा, और इस गोल से चैनल से ये पांचों के पांचों लिम्स में चला जाएगा, ठीक है, पांचों के पांचों लिम्स में चला जाएगा। अब ये जब पांचों के पांचों लिम्स में जाएगा, तो मैंने क्या बताया था कि स्टारफिश के नीचे वाले सतह पर इस तरीके से ट्यूब फीट प्रेजेंट होती है। तो जब पानी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो इस ट्यूब फीट में पानी जमा हो रहा होगा। जब इस ट्यूब फीट में पानी जमा होगा तो अब ये लोकोमोशन कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है
क्यूब फीट। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि नाइट्री क्लोराइड से पानी अंदर आता है और वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन इनडायरेक्टली किसके थ्रू हो रहा है? क्यूब फीट के मदद से। ठीक है, अब समझो कि ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कैसे हेल्प करता है। इस चीज को थोड़ा ढंग से समझना, समझोगे तो ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। मैं यही पे समझाती हूँ। देखो होता क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एकाइनोडर्म्स होते हैं, ये जनरली फीड करते हैं शेल्ड ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इस पर शेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसमें शेल प्रेजेंट होता है। तो अब शेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे? ये उनकी शेल रहेगी, ये ऐसी शेल रहेगी, तो वो खोले अपना शेल ओपन करेंगे क्या अपने अपने प्रेडेटर को देख के? नहीं खोलेंगे अपना शेल। तो अब एकाइनोडर्म देखो कितना शाना है, वो क्या करेगा? वो आएगा इसके पास और यहाँ पर एक स्पेस में अपनी ट्यूब फीट फंसा देगा। इस तरीके से अपनी ट्यूब फीट को फंसा देगा। तो अब क्या होगा, जब इधर पे ट्यूब फीट फंसेगी तो ये शेल ओपन अप हो जाएगा। ओपन हुआ, शेल खुल गया। अब यहाँ पर एकाइनोडर्म को अपना मीट दिखेगा। ये शेल ऑर्गेनिज्म भी तो एनिमल्स ही है ना, तो यहाँ पर इसे अपना ऑर्गेनिज्म दिखेगा। ठीक है, तो अब ये एकाइनोडर्म क्या करेगा? एकाइनोडर्म मान लो स्टारफिश है, ये क्या करेगा कि इसके, मैंने कहाँ बताया था कहाँ पे माउथ प्रेजेंट होती है? नीचे वाले सरफेस पे माउथ प्रेजेंट होती है और ऊपर वाले सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है? एनस। तो ये अपने माउथ को इस ऑर्गेनिज्म के पास लेके जाएगा, इसके ऊपर रखेगा और इसका कुछ पार्ट ऑफ स्टमक यानी कि स्टारफिश का कुछ पार्ट ऑफ स्टमक भी बाहर निकल जाएगा और इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा और इसे वहीं पर डाइजेस्ट कर देगा। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? इस ऑर्गेनिज्म को भी अंदर ले लेगा और जो इसका पार्शियली जो पेट इसका यानी स्टमक इसका बाहर आया था उसे भी वापस से अंदर ले लेगा। ये थोड़ा अजीब तरीके का चीज था। ठीक है, और ये एकाइनोडर्म थोड़ी अजीब चीज दिखाएगी भी, आगे भी तुम देखोगे बहुत सारी अजीब चीजें तुम्हें सुनने को मिलेगी। तो जो ये अपना पेट बाहर निकाल देता है पार्शियली और इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रख देता है, और फिर क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम इसी के ऊपर सेक्रेट कर देता है, इसे वहीं पर डाइजेस्ट कर देता है और फिर वापस से इसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है और स्टमक को अपने जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे था उधर लेके चला जाता है। समझ में आया? तो ये था कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड ईटिंग अप ऑफ प्रे, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब मैम हाँ बोलो। मैम वो जो ट्यूब फीट होता है मैम, उससे वो प्रेडेटर को वो फंसाता है जो? नहीं देखो, ये प्रेडेटर इसका क्या है? शेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो शेल बंद करके रखेगा ना, तो शेल को खोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो ये क्या करता है कि शेल के बीच में अपना ट्यूब फीट डाल देता है। तो जब शेल के बीच में ट्यूब फीट डालेगा तो शेल तो खुल जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पर एक हमने, ये तो हुआ इसकी बातें, ये तीनों पॉइंट्स अब क्लियर हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड कैप्चर ऑफ फूड में भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम ने हेल्प कर दिया। रेस्पिरेशन, अब बचा रेस्पिरेशन। तो देखो हाँ बोले। मैम वो वाटर आता है, वाटर पहले मिडिल आता है मिडिल में, उसके बाद मैम वो जो साइड्स में जाता है, तो मैम जब तक वो वाटर नहीं रहेगा तब तक वो लोकोमोशन नहीं करेगा। हाँ, तब तक वो लोकोमोशन नहीं करेगा क्योंकि उस ट्यूब फीट में पानी का भरना जरूरी है, तभी वो चल पाएगा। ठीक है, अब इसके बहुत अच्छे वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेंगे। जब तुम टाइप करोगे ना लोकोमोशन ऑफ एकाइनोडर्म्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट गूगल पे, तो बहुत अच्छा सा पिक्चर्स और वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने कोशिश किया था यहाँ पर लाने की, लेकिन आ नहीं पाया। यही ट्यूब फीट और यही किस तरीके से चलेगा तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए एक और चीज लिखा हुआ है, दैट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे कराता है? तो देखो ये ट्यूब फीट में पानी जमा होता है ना,
इस तरीके से पानी जमा हुआ ट्यूब फीट में, जब पानी मैड्रीपोराइड के थ्रू अंदर आया वो सर्कुलर चैनल में गया और फिर रेडियली चला गया, ठीक है। तो रेडियली जाने के बाद यहाँ पर भी आया, इस ट्यूब फीट में जमा हुआ, और ट्यूब फीट में जब पानी जमा होता है तो ट्यूब फीट डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट यानी कि सी के, मरीन एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो इस ट्यूब फीट से डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी हो गया बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप नहीं है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना था, वो ये है कि कंपैरेटिव स्टडी में अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कंप्लीट कहाँ से देखने को मिलती है? कोई बताना चाहेगा कि मैं बताऊं? बता दीजिए। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें एस्की हेलमिंथेस से कंप्लीट देखने को मिलती है, ठीक है। और अभी तक ये कंप्लीट ही है, ओके, और आगे भी कंप्लीट ही रहेगी, अब इनकम्प्लीट होने कोई बात नहीं होता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एस्की हेलमिंथेस से हमें कंप्लीट देखने को मिल रही है, ओके। अब आओ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सर्फेस और गिल्स। बॉडी सर्फेस के थ्रू तो होगा ही, लेकिन कभी कभार गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, और उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, सॉरी, गिल्स के थ्रू होता है एंड इट इज कॉल्ड डर्मल ब्रैंकी या फिर पैप्यूली। सिर्फ और सिर्फ नाम याद करना है कि डर्मल ब्रैंकी या फिर पैप्यूली के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के तो क्वेश्चन सब आते ही नहीं है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, ओके। इसमें कोई हार्ट या पंपिंग वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, मैंने बताया था आर्थ्रोपोड में कि चेम्बर में हार्ट प्रेजेंट है, यानी कि 13 से 14 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, बताया था मैंने। यस मैम। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, फिर से हार्ट, यहाँ पे नो हार्ट, नो पंपिंग वेसल्स प्रेजेंट। वही मैंने बोला कि प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, पहले यहाँ आर्थ्रोपोड में बन चुका था हार्ट और यहाँ पे आके गायब हो गया। तो कायदे से तो इस ग्रुप को आर्थ्रोपोड के पहले आना चाहिए था, लेकिन उन दो फीचर्स के वजह से, इसे एंसेस्टर बोलने की वजह से हम इसे इतना लेट रख रहे हैं, ठीक है। फिर से देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट है। अभी तक हमने कुछ फाइलों पढ़े जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया ये सब बन चुके थे, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस अमोनिया, क्यों? क्योंकि ये पानी में रहते हैं और अमोनिया को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। डिफ्यूजेस आउट थ्रू बॉडी सर्फेस, तो बॉडी जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है उसके बॉडी सर्फेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीनों की तीनों चीजें इधर हो गई। अब कुछ जनरल फीचर्स पे आते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम बचा हुआ था। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने देखा था कि थोड़े मोड़े ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर फिर से सिंपल, लेस डेवलप। इसमें नर्व रिंग जरूर रहती है और नर्व रिंग से रेडियल नर्व भी जाते हैं, लेकिन इसमें ब्रेन नहीं होता। तुमने मुझे किसी ने पूछा था कि नर्व रिंग को ब्रेन बोल सकते हैं कि नहीं, तो मैंने बोला था कि कभी कभी बोल सकते हैं, हर केस में नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हमने एक फाइलम में देखा था कि नर्व रिंग को हम क्या बोल रहे थे, ब्रेन बोल रहे थे, है ना, आर्थ्रोपोड्स में देखा था। यस मैम। और यहाँ पर देखो, नर्व रिंग को हम बोले कि नर्व रिंग तो है, लेकिन हम इसे बोले, हमने बोला ब्रेन नहीं है। तो अगेन एक प्रिमिटिव फीचर ब्रेन बन चुका था, लेकिन फिर वही 2 पॉइंट्स की वजह से हम इसे इधर रखते, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में तुम्हें क्या याद रखना है कि सिंपल, लेस डेवलप, नर्व रिंग। ये नर्व रिंग देखो, ये चीज है नर्व रिंग, और नर्व रिंग से रेडियल नर्व जाते हैं और इसमें ब्रेन नहीं होता, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अब इधर रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है,
सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, किसी किसी में दोनों देखने को मिल रहे थे इसके पहले वाले फाइलम में, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी कि पानी में होगा फर्टिलाइजेशन, और पानी में फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि लार्वा रहेगा, और लार्वा कैसा रहेगा, फ्रीज रहेगा। अगर इस लार्वा का नाम याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एग्जाम्पल है बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, वो ये है, एकाइनोडर्म्स रिजेंबल chordates in early embryonic development due to deuterostomus and enterocoelomic condition। तो समझ में आया कि हम इन्हें क्यों यहाँ पर रख रहे हैं, उसका रीजन भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड में अगर तुम पूछो, रिप्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इसके पहले इसके कुछ विचित्र फॉर्म देख लेते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलता है। ये देखो, जब तुम मॉड्यूल पढ़ोगे तो तुम्हें दो टर्म देखने को मिलेंगे, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है ऑटोटॉमी और एक है, वो आगे बताऊंगी एक और क्या है, पहले ऑटोटॉमी समझो। जब स्टारफिश का 5 लिम्स होता है, जब उसके पास उसे कोई कैच करने आता है और मान तुम ही गए और तुमने उसके एक लिम्ब, इस लिम्ब को कैच कर लिया, तो ये क्या करेगा, उस लिम्ब को काट के हटा देगा और भाग जाएगा वहां से, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसने अपने लिम्ब को काट के हटा दिया, तो ये लिम्ब वापस आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ये एक डिफेंस प्रोसेस की तरह से यूज करता है, डिफेंस पर्पस की तरह से यूज करता है। तुम सोचो तुम डर जाओगे ना कि अगर इसका एक लिम्ब तुम्हारे हाथ में ऐसे रह गया, तुम खुद डर जाओगे, उसे छोड़ दोगे। लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोटॉमी ये खुद से इस लिम्ब को जनरेट कर लेता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोटॉमी, ठीक है, जो कि इन एकाइनोडर्म्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक और फीचर है, दैट इज एविसरेशन। एविसरेशन क्या होता है, जब इस एकाइनोडर्म के पास कोई भी प्रेडेटर आता है तो ये क्या करता है, अपना जो अपना गट है या विसरल ऑर्गन है उसे मुंह के थ्रू बाहर निकाल देता है, माउथ के थ्रू या किसी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है इस तरीके से बाहर आता हुआ, हाँ, ये इसकी जीभ नहीं है, ये इसका विसरा है, एलिमेंट्री कैनाल है, कुछ भी है, ये बाहर निकाल देता है उसे, ठीक है। क्या देखो, इट वोमिट्स आउट इंटरनल ऑर्गन। अब तुम सोचोगे कि इसने अपने विसरा को बाहर निकाल दिया, तो क्या ये फिर से डिजेशन और ये सारी चीजें कर पाएगा, तो बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि इसने जब वॉमिट करके बाहर निकाल दिया तो ये फिर से इसे रीजनरेट कर सकता है। तो जब प्रेडेटर इसके पास आएगा तो वो डर के इससे भाग जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है जो मॉड्यूल में मेंशन है, जो शायद तुम्हें परेशान कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था किसके बारे में, एकाइनोडर्माटा के बारे में। अब एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइलम हेमिकॉर्डेट शुरू करेंगे। एग्जांपल्स के लिए इस स्लाइड पे आओ, ये देखो, इसका जो बॉडी शेप होता है, इनकी अगर बॉडी शेप की बात करें तो वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल जैसे कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लाइक भी हो सकती है, जैसे कि स्टार फिश, सिलेंड्रिकल हो सकती है, मेलन लाइक हो सकती है, मेलन यानी कि तरबूज टाइप की, डिस्क लाइक हो सकती है, फ्लावर लाइक हो सकती है, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट हेड तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट हेड नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टार लाइक है स्टार फिश, सिलेंड्रिकल है होलोथूरिया, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मेलन लाइक है सी अर्चिन, देखो मेलन लाइक, और सी लिली फ्लावर लाइक है, लिली इज अ फ्लावर एंड इट इज फ्लावर लाइक, सो सी लिली, ठीक है। तो ये था इनके बॉडी फॉर्म के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना था, यहाँ ये नीचे आ गया गलती से स्लाइड, देखो इसका एग्जांपल्स जो है स्टारफिश, जिसका दूसरा नाम
एस्टेरियास होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो खोल के देखना। और सी अर्चिन जो कि मेलन लाइक था, इसे हम एकाइनस बोलते हैं। अब बस इसमें सुनो एक बात कि इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एरिस्टोटल लार्टेन, और ये किस चीज में हेल्प करता है, ये एक मैस्टिकेटिंग अपैरेटस होता है विद 5 टीथ, तो बस मैस्टिकेट करने में हेल्प कर देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि एरिस्टोटल लार्टेन किस में प्रेजेंट है, तो जो मेलन लाइक दिखता है सी अर्चिन जिसे हम एकाइनस बोलते हैं उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है एकाइनोडर्मेटा। और अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। मैम जब वो स्विम करता है तो उसका जो एनस होता है वो वेंट्रल में होता है, वेंट्रल में होता है। तो मतलब जो मैम जो अपर पार्ट होता है वो उसके ऊपर एनस होता है, मतलब एनस जो होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है और माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, यानी यस कि मैम। सैंड के सरफेस पे जो माउथ प्रेजेंट होगा और फ्री सरफेस पे यानी कि पानी के तरफ प्रेजेंट होगा एनस। इफ यू इमेजिन कर पा रहे हो तो यस मैम। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेट। अब फाइलम हेमिकॉर्डेट के साथ बहुत सारा कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है। फाइलम हेमिकॉर्डेट को सबसे पहले हमने रखा था एज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर हमने इसे एक सब फाइलम की तरह रखा था, और क्यों रखा था तो उसका भी एक रीजन है, ढंग से सुनो। हमें एक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला था जिसे हमने कहा कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड नहीं थी। जब बाद में स्टडी किया गया तो पता चला कि वो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड नहीं है। वो एक्चुअली थी क्या, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर रिलेटेड थी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से, और आउटग्रोथ थी उसके बकल डाइवर्टिकुलम का, और उसे हम कहते थे स्टोमोकॉर्ड। ये जो भी मैंने ये बोला ये बाद में फिर से हम डिस्कस करेंगे, अभी बस सुन लो। तो मैंने क्या बोला कि एक्चुअली प्रेजेंट थी स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड एक्चुअली प्रेजेंट थी, लेकिन हमने सोचा कि वो नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेटा का, ठीक है। तो हमने इसे कॉर्डेट में रख दिया। जब बाद में पता चला कि ये स्टोमोकॉर्ड है तो इसे हमने हटा दिया वहां से और एक दूसरा फाइलम ले लिया, इसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा का पहला स्लाइड है, ये ऊपर आ गया है, ठीक है। देखो, हेमिकॉर्डेट was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, okay। तो हेमी जो भी मैंने बोला कि it was earlier considered as a subphylum, ये अगेन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, but it is now placed as separate phylum under non-chordate, यानी कि पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेट तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, नॉन कॉर्डेट है, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो, अंडर नॉन कॉर्डेट, तो इसे हम कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, इसलिए हम क्या कहते थे स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ हेमिकॉर्डेट में ही प्रेजेंट था और किसी ऑर्गेनिज्म या फाइलम में नहीं प्रेजेंट था। और कॉर्डेट में क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड। तो कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो हमने क्या किया, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट को जोड़ा और कहा कि हेमिकॉर्डेट जो है वो कॉर्डेट का सीएल है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स, ठीक है, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत पता ही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले से चला रहा है तो इनमें भी होगा ही, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर वर्म लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स, अगेन मरीन, एंड दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा,
हेमिकॉर्डेट थे, उनमें स्टोमोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए हमने उन्हें कनेक्टिंग लिंक बोला विद कॉर्डेट्स। दूसरा, ये वर्म लाइक होते हैं, मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हेमिकॉर्डेट के बारे में कुछ बातें। अब सेकंड पॉइंट ये सुनो, ये वैसे तो मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है, फिर से बताती हूँ। चाहे वो एकाइनोडर्मेटा हो, ठीक है, चाहे वो हेमिकॉर्डेट हो, चाहे वो कॉर्डेट, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और ये तीनों में एक चीज क्या कॉमन है, ये तीनों के तीनों हैं ड्यूटरोस्टियोमेट। ठीक है, ड्यूटरोस्टियोमेट है, और दूसरा ये तीनों के तीनों क्या है, एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, ओके, तो एक एडवांस फीचर है। अब बस ये स्लाइड ऊपर था, उसके बाद सब स्लाइड नीचे ही है, इस पे आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बहुत पहले ही से बना रहा है, तो इसमें नई बात नहीं है, सिलोमेट नई बात है, क्योंकि दीज आर एंटेरोसिलोमेट। और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, तीनों में ये फीचर देखने को मिलेगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो डायग्राम जाके एक बार देखना। उसमें एंटेरोसिलोमेट का पता नहीं डायग्राम दिया हुआ है कि नहीं, अगर दिया हुआ है तो जाके देखना, अगर आएगा क्वेश्चन तो उसी डायग्राम से आएगा, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था अबाउट देयर एंटेरोसिलोमेट नेचर। अब आ जाओ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। देखो, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, फिर से कंप्लीट बहुत पहले से आ रहा है, तो काइनोडर्म में भी कंप्लीट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सीलियरी फीडर है। सीलियरी फीडर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीलियरी फीडर का मतलब क्या होता है समझो। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो, लेकिन होता क्या सीलियरी फीडर का मतलब, ये क्या करते हैं कि मुंह खोलते हैं और पानी ले लेते हैं अंदर, माउथ से पानी ले लेते हैं अंदर। तो माउथ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सॉरी, पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, जो इनके माउथ के अंदर आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, वो फिर ये पानी को बाहर की तरफ भेज देते हैं, और जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट जानो। पानी इन्होंने मुंह से लिया, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स जो उस पानी में थे उन्हें ट्रैप कर लिया, अपने माउथ में ही रख लिया, और बाय डिफरेंट अपैरेटस उसने वापस से उस पानी को बाहर भेज दिया। अब और फिर उस ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने खा लिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर क्या काम करती है, फिल्टर भी तो यही करती है, जो एक्वागार्ड है या उस टाइप की जो फिल्टर्स है, वो क्या करती हैं कि पानी उसके अंदर आता है, लेकिन वो डस्ट को जमा कर लेती है, और वापस से तुम्हें फ्रेश पानी बाहर मिलता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, पूरा का पूरा पानी अंदर आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म वहां फिल्टर में ट्रैप हो गया और पानी बाहर चला गया। समझी? तो इसीलिए से हम क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर या फिर सीलियरी फीडर। ठीक है, अब आ जाओ इनके रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, और गिल्स को हम क्या कहते हैं, फैरेंजियल गिल स्लिट्स। अभी बस नाम याद रखो, फैरेंजियल गिल स्लिट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की आगे की कहानी फैरेंजियल गिल स्लिट्स पे ही बेस्ड है, अभी सिर्फ नाम याद रखो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किसका थ्रू होता है, गिल्स। देखो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं, दैट आर दोज आर गिल्स। अब फैरेंजियल गिल स्लिट्स कहाँ पे काम आएंगे, तो ये जानो कि जब हम आगे कंपैरिजन करेंगे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का, इस लेक्चर में नहीं अगले वाले लेक्चर में, तो वहां पर फैरेंजियल गिल स्लिट्स की बात हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है दैट इज ऑफ ओपन टाइप। एकाइनो में कितना ओपन टाइप, इसमें भी है ओपन टाइप। ब्लड इज कलरलेस,
कलरलेस ब्लड प्रेजेंट है विद अमीबॉइड कॉर्पोसेल। कोई जरूरत नहीं याद रखने का कि अमीबॉइड कॉर्पोसेल प्रेजेंट होता है, बस याद रखो ब्लड इज कलरलेस। ठीक है। हार्ट इज सिचुएटेड डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब क्या होता है? डॉर्सली का मतलब होता है बैक साइड। हाँ बैक साइड, वेरी गुड, बैक साइड। और हम में ह्यूमंस में हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल। वेरी गुड। तो वही चीज है, हार्ट इसमें डॉर्सली प्रेजेंट है, यानी ये बैक साइड प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये अगर याद रहे तो ठीक है। वैसे तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो होता है वेनेडियम, विच इज प्रेजेंट इन अ फ्यू केसेस, कुछ कुछ में प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था आर्थ्रोपोड में कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में मोलस्का में पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में हीमोसाइनिन प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वेनेडियम प्रेजेंट है। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, ब्लड कलरलेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का। ये 3 पॉइंट इनफ है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम कॉर्डेट जब पढ़ेंगे तो हम कॉर्डेट में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी जब हम कॉर्डेट पढ़ेंगे तो कॉर्डेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो होगा क्लोज टाइप का। ठीक है, तो अभी तक क्या है? ओपन टाइप का आ भी क्या रहा है, नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ओपन टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ दूसरे स्लाइड पे। ये देखो, ये एक हेमिकॉर्डेट है, इसके बारे में तुम्हें एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर देखो तो इनकी बॉडी वॉर्म लाइक है। क्या ये वॉर्म लाइक दिख रहा है? दिख ही रहा है, एकदम वॉर्म की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रिटल होता है एंड सॉफ्ट होता है। इसकी बॉडी 3 पार्ट की है, और वो 3 पार्ट क्या है? एंटीरियर में प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, फिर होता है कॉलर, और फिर होता है ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक गलती कर रखी है, तो गलती क्या है मैं बताती हूँ। प्रोबोसिस उसने सही मार्क कर रखा है, ट्रंक उसने सही मार्क कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में कॉलर यहाँ पर मार्क है, लेकिन एक्चुअली ये किसका कॉलर नहीं होता है, कॉलर ये होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो हम एनसीईआरटी को ही मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर वो गलत भी लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें वही पढ़ना है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे और सिर्फ इस तरीके से मार्क रहे, ब्लैक मार्क रहे, तो मैं पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसे प्रोबोसिस मत लिख के आना। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, प्रोबोसिस तो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट उसके नीचे का सेगमेंट है, दैट इज कॉलर। इन केस नहीं रहे ये वाला पार्ट मार्क तक। ठीक है, अगर ये दो, अगर मान लो कि दोनों के दोनों ऑप्शन में दिया हो कि बताओ ये ए कॉलर कॉलर है कि ये बी कॉलर है, तो तुम बी वाले को कॉलर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बी में कॉलर दे रखा है। अगर बी नहीं रहे तो ए को मार्क करोगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर इन दिस। यस मैम। ओके, अब देखो ये था इनके जनरल फीचर्स। अब इसके बाद ऊपर आओ, इसमें एक्सक्रीशन कैसे होती है? एक्सक्रीशन अकर्स बाय अ सिंगल ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है नहीं जानने की जरूरत है, तो मैं इस पॉइंट को कट कर देती हूँ, ये कट। ठीक है, द सिंगल ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड ऑन द प्रोबोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये सिचुएटेड कहाँ रहता है? प्रोबोसिस पे। प्रोबोसिस ये वाला स्ट्रक्चर है, और यहीं पे इसी को हम कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ही क्या होता है? एक्सक्रीशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यही है, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड प्रोबोसिस के ऊपर प्रेजेंट है, वहीं से एक्सक्रीशन हो जाएगा। कितना ग्लोमेरुलाई है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, अब अब आओ यहाँ पर। नोटोकॉर्ड के बारे में बहुत सारी बातें हुई कि इनमें नोटोकॉर्ड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस स्लाइड में इसके बारे में बात की गई है। A notochord-like structure was found in the collar region. ठीक है, एक नोटोकॉर्ड
लाइक स्ट्रक्चर यानी नोटोकॉर्ड की तरह दिखता हुआ स्ट्रक्चर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था बॉडी को, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। तो कॉलर में प्रेजेंट था, ठीक है, जिसे कि हम कहते थे विच कॉलर रीजन कॉल्ड बकल डाइवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकॉर्ड, एंड इट वाज आउटग्रोथ ऑफ गट। गट यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आउटग्रोथ था जिसे हम कहते थे स्टोमोकॉर्ड। उसे हमने क्या कंफ्यूज किया कि नोटोकॉर्ड है, तो इसे हमने कहाँ प्लेस किया, कॉर्डेट में। बाद में जब पढ़ाई इसके बारे में डिटेल स्टडी की तो पता चला ये तो नोटोकॉर्ड नहीं है, ये तो है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो इसे निकाल के वापस हेवी कॉर्डेट में रख दिया। अब यहाँ आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, एंड यहाँ पर ये प्रिंट अच्छा से नहीं आया है, दैट इज पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है। नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होता है और पोस्ट एनल टेल यानी कि इसमें कोई टेल प्रेजेंट नहीं होता है। हमने बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, याद करो, प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा लॉन्ग ट्रंक। तो इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो पोस्ट एनल टेल और नोटोकॉर्ड की जो एब्सेंस है ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कॉर्डेट्स के केस में ये दोनों की दोनों प्रेजेंट होती है, यानी कि पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। तो ये देखो यहाँ पर हम कुछ हद तक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरीके से तुम्हें भी घर पे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अभी तक तुमने जितने फाइलम पढ़े हैं, एक बड़ा सा चार्ट पेपर खरीदो, तो 5 रुपए वाला चार्ट पेपर आता है ना बड़ा सा, जिसमें प्रोजेक्ट अपना बनाते थे अभी तक, वो वाला खरीदो। उस पे क्या करो कि हर फाइलम को लिखो, उसके कॉमन जनरल फीचर्स लिखो जाके और स्टडी टेबल पे चिपका दो, ठीक है। और जो भी चीज बाद में तुम्हारे पढ़ाई के दौरान उसमें ऐड होती जाए, उतना जगह छोड़ो कि और चीजें तुम उसमें ऐड कर सको। हो सके तो 2 चार्ट पेपर को कंबाइन कर दो, ठीक है, यानी चिपका दो बीच से और आराम से उस पर लिखते जाओ, क्योंकि इसमें बस सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सेकेंडली, तुमने मुझसे डाउट पूछा था पिछले क्लास में कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स याद करें कि क्या याद करें, तो अभी तुम क्या, हाँ हाँ बोलो। मैम मैंने आपको ना टेली पे मैसेज किया था मैम, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे को पता नहीं था और टेलीग्राम पे आपका नंबर भी शो नहीं कर रहा था, तो आप अपना नंबर दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम तुमको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। मैम मैंने आपको चैट किया है टेलीग्राम पे मैम 2 दिन पहले आई थिंक। अच्छा मैंने तुमसे चैट किया है क्या, मुझे याद नहीं है। मैम मैंने आपको भेजा था, सॉरी मैम मैंने हाँ आपको हाँ हाँ भेजा वही, था। मैंने मैसेज नहीं देखा है अभी। यस मैम। मैं एक्चुअली टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैम आप नंबर दे देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वो भेज दूंगी जो जो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब देखो, दूसरी बात ये है, चार्ट पेपर ज्वाइन कर लेना, उस पर पॉइंट्स लिख देना। और जो तुमने पूछा कि एडिशनल पॉइंट्स याद करने हैं कि नहीं, तो जो पॉइंट्स मैं स्लाइड्स में दिखा रही हूँ वो पॉइंट्स याद करने हैं, वो कोई एडिशनल नहीं है, वो तुम्हारे मॉड्यूल से बहुत कम है, ठीक है। जो भी मॉड्यूल मैंने शेयर किया है वो उनसे बहुत कम है, भले मॉड्यूल मत पढ़ो, उसके क्वेश्चन बना रहेगी, ठीक है, लेकिन ये स्लाइड्स के पॉइंट्स याद करो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। बात आती है एग्जाम्पल्स कौन से याद करने, तो तुम्हारे मॉड्यूल में, यानी कि जो मॉड्यूल मैंने शेयर किया था उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए रखे हैं, अभी छोड़ दो उसने, अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो और जो मैंने स्लाइड्स में एग्जाम्पल दिए रखे हैं उन्हें पढ़ो। लास्ट में मैंने बताया था कि एक और लेक्चर लूंगी, उसमें सारे के सारे फाइलम को फिर से रिविजन होगा, और क्या होगा कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी एनसीईआरटी एंड स्लाइड्स बस, ठीक है। एंड क्वेश्चन के लिए तुम जहाँ से बनाओ क्वेश्चन तो एंडलेस है, ठीक है। ओके मैम। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट, यानी अभी तक हमने जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, वहां से रेडियल नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बस देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग। अब समझ में आया तुम उसमें जो पूछ रही थी क्वेश्चन
कि ब्रेन को हम नर्व रिंग बोल सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि किसी किसी केसेस में बोल सकते हैं, हर केसेस में नहीं बोल सकते हैं। अभी एक एकाइनोडर्म में क्या पढ़ा, नर्व रिंग प्रेजेंट है लेकिन ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हम ब्रेन को ही नर्व रिंग बोल रहे हैं। समझ गई? ये यस मैम, समझ गए। ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट एंड एनिमल आर यूनिसेक्सुअल। ओके, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जैसा कि एकाइनोडर्म में था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, सेक्सेस वहां पर भी सेपरेट था, यूनिसेक्सुअल था। देखो दोनों में कितने सिमिलैरिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, वहां पर भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था। वहां पर मैंने बोला था कि लार्वा का नाम अगर याद कर लेगा अच्छा है, लार्वा का नाम सिंपल सा था, बाइपिनेरिया लार्वा था, और यहाँ पर टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। ओके, नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन बॉडी। बस ये हो गया चीज। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स, उसके डायग्राम देखो। ये देखो, ये है बैलेनोग्लॉसिस। अभी जो ऊपर मैंने डायग्राम दिखाया था ये वाला ये बैलेनोग्लॉसिस का है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, उसे तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए वो डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बैलेनोग्लॉसिस, और ये क्योंकि मैंने बताया था वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म। ये वॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो फिर से प्रिंट अच्छा नहीं है, टंग वॉर्म, इसी को हम अकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं। तो अब देखो बैलेनोग्लॉसिस, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए कि इसे अकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है सैक्सिलोग्लॉसिस। तो देखो दोनों कितना सिमिलर है, एक बैलेनो और एक सैको, लेकिन ग्लॉसिस सेम, ठीक है। और बाद में तुम पढ़ोगे जो ग्लॉसस वर्ड है ना, वो कहीं कहीं पे हम ऐसे टंग की तरह भी बोल सकते हैं। तो ये जनरली कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब हम आगे पढ़े थे, मतलब जब ह्यूमन चीजों में बहुत जगह ग्लॉसाइटिस ऐसे ऐसे करके टर्म्स यूज हुए हैं, तो वो जनरली माउथ रीजन से रिलेटेड होता है। तो उस तरीके से तुम याद कर सकते हो, इसलिए इनका नाम तुम याद कर सकते हो कि टंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा हेमिकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्म दोनों। तो अभी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। सारे स्लाइड्स हो गए, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम रेस्पिरेशन एकाइनोडर्माटा में ट्यूब फीट और गिल से हो सकता है, दोनों से, मतलब उसकी मर्जी है कि वो गिल से करे या ट्यूब फीट से। हाँ हाँ, मतलब ऐसे मर्जी वाली बात नहीं है, मतलब मैंने बोला कि ट्यूब फीट से भी हो सकता है, और गिल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम टर्मल ब्रैंकी और ये सब बोलते हैं, उनसे भी होता है, ठीक है। अब किस कंडीशन में ऐसा होता है इसके बारे में ना मॉड्यूल में मेंशन्ड है ना कहीं मेंशन्ड है, और वो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि किस कंडीशन में ऐसे होता है, किस कंडीशन में वैसे होता है, ठीक है। ओके बस पूछा मैम, जाएगा कि इस स्ट्रक्चर से क्या होता है। ओके और किसी को कोई डाउट? मैम। एकाइनोडर्माटा में जब वो अपना गट या एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकाल देता है तो फिर मैम वो रीजनरेट करता है, फिर उसको दोबारा बनाता है। हाँ, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है उसका, वो एक मेथड ऑफ डिफेंस की तरफ से यूज करते हैं। इसीलिए इसे हम बहुत अजीब फाइलम भी बोलते हैं कि इसमें अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। यस मैम। और कुछ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अडल्ट में रेडियल और बाइलेटरल इन लार्वा। नो मैम, और कोई डाउट नहीं है। और मुझे नाम हुजैफा, तुम्हें कोई डाउट? नो मैम, डाउट नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर मैं लीव करती हूँ, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा हुजैफा, तुम्हारे पास भी मेरा नंबर नहीं है क्या? नहीं मैम, मेरे पास है आपका नंबर, आप है एक ना? बार बताई थी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं लीव करती हूँ। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप, ठीक है। मैम आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा ना नंबर। हाँ हाँ हाँ, भेज देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम।